अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तमाम सामीन जो हमें फेसबुक लाइव पर सुन रहे हैं और वो तमाम जो हमारे साथ जो है जूम के जरिए जुड़े हैं, तमाम का मुअद्दबाना सलाम और उनका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस प्रोग्राम में तीन तरह के लोगों को बुलाया करता हूँ। एक तो प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें हम जो है पैनल डिस्कशन किया करते हैं किसी खास मौजू पर, जो हमारे लिए बहुत ही अहम मौजूआत होते हैं ज़िंदगी के, तालीमी, इल्मी और जानकारी के हवाले से। उस तरह का एक प्रोग्राम होता है। और दूसरा प्रोग्राम होता है जिसमें हम जो है किसी एक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे से एक्सपर्ट लोगों को बुलाया करते हैं और फिर जो है उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकारियाँ लेते हैं, जो हमारे मौजूदा बच्चों के लिए रहनुमाई का काम करता है। एक प्रोग्राम हमारा ऐसा होता है। और तीसरा प्रोग्राम होता है कि हम अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ इम्तहानात में जो हमारे बच्चे हमारे इलाके स्कूल के तालिब या कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, जहाँ के कहीं के भी हो, वो कामयाबी हासिल करते हैं तो मैं उनको उनका फेलिसिटेशन करता हूँ, ताकि उनको ये पता चले कि उनकी कामयाबी को लोगों ने सराहा है और वाकई उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, और इसलिए ये फेलिसिटेशन का प्रोग्राम चलता है। हमारा जो फेलिसिटेशन का प्रोग्राम सिर्फ उनकी तारीफें करना नहीं है, सिर्फ ये नहीं बताना कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि हम ये चाहते हैं कि वो जो कामयाबी उनको मिली है उस कामयाबी को महसूस कर सके, एहसास कर सके, उसको बरत सके और फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी महसूस कर सके कि इस कामयाबी को हमको मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, आगे भी ले जाना है। जैसा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप जो है उस डॉक्टर का नाम लेकर के याद करते हैं, डॉक्टर फला, इंजीनियर फला। आप उस बच्चे का नाम पहले की तरह फला का बेटा, फला की बेटी करके आप नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि समाज जो है उसको एक मुकाम पर पहुंचा हुआ इंसान के हैसियत से देखती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी तरह से बढ़ जाती है कि वो अपने समाज के एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे। तो इसी वजह से मैं ये फेलिसिटेशन का प्रोग्राम क्या करता हूँ। तो आज का हमारा प्रोग्राम फेलिसिटेशन का है। वो एक आसनसोल की एक बच्ची का है, जिसने 2022 में नीट में एक अच्छे नंबरों से पास किया और एक आला रैंक, अच्छा और बेहतर रैंक उनको मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ उनको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में उनका दाखिला हो। और उससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात जो है शुरू करूँगा। एक सेकंड। एक सेकंड जरा, मैं बहुत ही कीमती चीज दिखाना चाहता हूँ। आप तमाम हजरात इस वीडियो को देखें। मैं फिर से दिखा रहा हूँ। वीडियो है ना, वीडियो दिखा रहा है क्या? नहीं, आपका वीडियो नहीं दिखा आप मेरा इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि जिंदगी जो है किसी भी इंसान की, खास करके तालिब इल्म की, इसी तरह चला करती है। कभी किसी की जिंदगी एक स्मूथ सफर नहीं होता है। उसकी जिंदगी में रास्ते हमेशा हमवार नहीं हुआ करते, कई पगडंडियां होती है, उतार चढ़ाव हुआ करता है। तो ये वीडियो उसी हाल को बताती है कि इंसान जो है गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, और इस तरह से मुसलसल जद्दोजहद अगर वो करता रहता है तो एक दिन वो अपनी मंजिल को पा लेता है।
हमारी जो मौजूदा बच्ची जिसका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, उसके साथ कुछ इसी तरह के वाकयात हुए हैं। उसने मुसलसल 4 साल तक ये जो है इम्तिहान देती रही और हर वक्त जो है उसने अपने मार्क्स में इजाफा करती गई है और आखिर में जो है चौथी बार हमारी ये बच्ची जो है एक अच्छा नंबर जो खुद चाहती थी, जो जैसा वो चाहती थी, उसने अचीव कर लिया। जिंदगी का यही उसूल है। जिंदगी में आप किसी को भी एकदम ग्रीन सिग्नल कहीं नहीं मिलता है। बहुत सारे रास्ते में लाल सिग्नल मिलते हैं। कहीं रास्ता मुख्तलिफ हो जाता है, कहीं रास्ता मुड़ जाता है। यही जिंदगी का हाल है। तो आइए हम बिना ताखिर के हम जो है उस बच्ची का आपसे तारुफ कराते हैं। तो इस्तकबाल करते हैं सफिया सुल्ताना, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यस, वेरी गुड। तो अब जो है हमारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सवाल जवाब का हुआ करता है। तो हम जो है बच्ची से सवाल जवाब करेंगे और ये सवाल और जवाब का सिलसिला तकरीबन जो है 7 आपके 40 मिनट्स का होगा। फिर उसके बाद जो सामीन को हम मौका देंगे वो इस बच्ची से ओपनली सवाल कर सके। खासकर वो बच्चे जो अभी जो है तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस बच्ची के मुंह से निकली हुई हर बात उनके लिए एक राह अमल होनी चाहिए, क्योंकि इसने वो बरता है, वो अचीव किया है। तो इसने जिस तरह से तैयारी की है वो सारी बातें जो है आप इनसे पूछ सकते हैं और उसके बाद जो है आप उस पर अमल कर सकते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल जो हमारा जो है फॉर्मेट का हमेशा हुआ करता है कि मैं हर मेहमान से ये पूछता हूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से सामीन को बताइए। आप अपना फैमिली बैकग्राउंड, सफिया आप जो है अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तमाम सामीन को बताइए। फील कंफर्टेबल टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, ओके? आवाज हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। जी, हाँ, बोलिए। हम लोग यहाँ आसनसोल रेलपाल में रहते हैं। हम्म, अबू मेरे बिजनेसमैन है, उनका दुकान है। और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है और मेरा एक भाई है, वो अभी क्लास 10 में है, पढ़ाई कर रहा है अभी वो। और मैं बस अभी नीट के प्रिपरेशन कर रही हूँ और इस पर नीट का एग्जाम दी हूँ और अच्छे नंबर से पास की हूँ। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके इलाके में जहाँ आप रहती हैं, उस इलाके में आपसे पहले कितनी लड़कियों ने नीट क्रैक किया? अभी तक तो उतने ज्यादा नहीं है आई थिंक, लेकिन कुछ कुछ लड़कियां हैं मतलब जिन्हें मैं जानती हूँ, तो मैं 1-2 को जानती हूँ जो ये एग्जाम क्रैक की है। और मैं अभी ज्यादा लोगों से बात, तो आई डोंट थिंक कि कोई ज्यादा नंबरिंग है नहीं, मतलब मेरे एरिया से ऐसा कुछ, बट 1-2 को मैं जानती हूँ और ज्यादा। तो आपको तो ये अंदाजा हुआ कि रेल जहाँ रहती है वो रेल पार का इलाका कहलाता है, उसकी आबादी बहुत बड़ी है। तो क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि इतनी बड़ी आबादी से 1 या 2 बच्ची कामयाब हो रही है? आपका इस बारे में क्या राय है? क्या आप समझती हैं? आप सही है ये, या कुछ होना चाहिए इजाफा? जी, इजाफा जरूर होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ गाइडेंस की थोड़ी कमी है। अच्छा, जो नीट क्रैक करने के लिए जो गाइडेंस, एज अ प्रॉपर गाइडेंस जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, जो तो ये गाइडेंस की कमी आपको कहाँ महसूस हो रही है? स्कूलों में है कि घर में है? कहाँ कमी है? कमी कहाँ पाया जाता है आपको ये? गाइडेंस एज अ प्रिपरेशन के टाइम, जो गाइडेंस की किस तरह से हमें उस चीज को पढ़ना है, मतलब वो जो एक होता है ना कि इस चीज को अच्छे से, वो टॉपिक वाइज जो गाइडेंस होता है, हाँ, तो उसकी वो प्रॉब्लम है। तो ये गाइडेंस तो आपको असातिज़ा कराम देंगे ना? तो हाँ, टीचर्स के तरफ से चाहिए, थोड़ा उन्हें थोड़ा ज्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ, तो वो नहीं हो पाता है। तो आपने क्या मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या जिस स्कूल में पढ़ते थे वहीं पर इक्तफा करके खुद से तालीम हासिल की? खुद से आप पढ़ा आपने, तैयारी की? 12th के बाद मैं कोचिंग ज्वाइन की थी, आकाश इंस्टीट्यूट। अच्छा। 1 साल मैं वहाँ से प्रिपरेशन की थी एंड फिर उसके बाद से फिर मैं कुछ सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ये थी PW का, उससे। तो
आकाश इंस्टीट्यूट ने जो पढ़ाया और स्कूल में जो पढ़ाई हुई, सिलेबस भी आपको पता था, क्या कुछ खास डिफरेंस उसमें है? क्या फर्क आपको लगता है? क्या क्या चीज वहां मिली जो यहाँ नहीं मिलता है? मेरा तो स्टेट बोर्ड था ना, मैं बंगाल बोर्ड से थी। हाँ, ठीक है। और जो नीट का पूरा एक फॉर्मूला है वो सीबीएसई बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है। वेरी गुड। तो वो इसका बहुत डिफरेंस लगा मुझे। आकाश जाकर के फिर एनसीईआरटी पढ़ना और अलग अलग कुछ कुछ चीजें बहुत ही डिफरेंट थी मेरे लिए। तो बहुत कुछ कुछ डिफरेंस था, कहीं कहीं कुछ कुछ बहुत सही भी था, कहीं कहीं कुछ कुछ बहुत डिफरेंट। तो ये सिलेबस का मसला आपके सामने आया है। सिलेबस में डिफरेंस होने की वजह से आप मजबूर थी कि आपको कोचिंग लेना ही है, जहाँ या किसी उससे मदद ले जो उस सिलेबस को जानकार हो और उसके वो आपको पढ़ा सके, सिखा सके। तो आपके लिए यही मजबूरी थी, सही है ना? यही कहना चाहती है? तो तो गालिबन तो क्या आप ये महसूस करती हैं कि अगर यही चीज आपको स्कूल में पढ़ाया जाता तो क्या आपके लिए कोचिंग में जाना जरूरी होता या आप मैनेज कर पाती? अगर स्कूल में वो सीबीएसई फॉर्मेट होता तो काफी बेनिफिट होता मुझे। स्टेट बोर्ड्स में एनसीईआरटी को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो वो चीज है। और नीट के लिए सेल्फ स्टडी के साथ साथ एक वो टीचर का गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। तो स्कूल में भी वो चीजें नीट के अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं प्रोवाइड की जाती। स्कूल में वो बस 11th-12th को ही फोकस करते हैं और नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। सिर्फ स्कूल पे डिपेंड होके वो चीज नहीं हो सकती, आपको अलग से उसमें कुछ अपना एफर्ट देना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। तो इससे आपके से पता चला कि जो कोई भी हमारे बच्चे अभी 11th-12th में पढ़ रहे हैं और अगर वो सीबीएसई से सिलेबस से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके हवाले से ये बात मुझे ये कहना पड़ेगा, तमाम को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप इससे कबल के आखिर में आपके आकर के परेशान हो, शुरू से ही वो सिलेबस अगर आप घर पे उसको फॉलो करते रहे तो आगे चल करके आपको ये परेशानी नहीं होगी। क्या मेरा कहना दुरुस्त है? जी बिल्कुल। तो मैं आप जो है तमाम बच्चे जो सुन रहे हैं उनको आप ये बताइए कि आप लोग अगर पढ़ रही हैं तो आपको अभी से ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और आप बताइए कि कहाँ कौन कौन सा जगह क्या करना चाहिए। कुछ एक तो हवाला आप देकर बताइए, जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं आपसे मुस्तफीज होंगे। बताइए। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगी कि ज्यादा जो अलग अलग डिफरेंट राइटर्स के बुक होते हैं तो उसको फॉलो करने से बेटर है कि स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जाए। जो एक एनसीईआरटी फॉर्मेट है, जो उसके हेडिंग्स है, जो भी टॉपिक है उसको स्टार्टिंग से फॉलो किया जाए। राइटर आप किसी भी अलग राइटर की बुक पढ़ो, उससे बेटर है कि स्टार्टिंग से जो एनसीईआरटी है उससे गो थ्रू करो, उसी से पढ़ो। तो यही बात मैं कहना चाहूंगी कि फुल्ली स्टिक टू एनसीईआरटी, क्योंकि जो नीट का क्वेश्चन आता है वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है। जो भी उसके लाइंस हैं उसी से स्टेटमेंट्स आते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से उसके अपना कैमरा के सामने करो, अपने आप सॉरी माइक्रोफोन के सामने। हाँ, थोड़ा आवाज। हाँ बोलो। जी बेटा बोलो। तो अगर स्टार्टिंग से उस चीज को फॉलो किया जाए तो काफी बेनिफिट होगा। तो आपने ये बताया कि तमाम बच्चे जो सुन रहे हैं इसको नोट कर लें कि उसमें ज्यादातर जो है सीबीएसई करिकुलम ओरिएंटेड सवाल इम्तिहान में आया करता है। आपका वो जो स्टेट लेवल का जो कोर्स है वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आपकी इल्म में ये बात पहले से होनी चाहिए और आपकी तैयारी जो है अगर उसके लिए कर रहे हैं तो अभी से ही उसी पैटर्न में करनी चाहिए। वेरी गुड, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। तो आपने आप जब ज्वाइन की आकाश इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया तो आप जो है उस वक्त मेरे ख्याल में स्कूल जाया करती थी कि नहीं जाया करती थी जब कोचिंग आपने ज्वाइन किया? नहीं, आफ्टर 12 आई ज्वाइंड आकाश इंस्टीट्यूट। अच्छा, आफ्टर 12। अच्छा, वेरी गुड। तो अब उस वक्त आपके पास पूरा फ्री टाइम था कि खाली फोकस आपका उसी के ऊपर था, तो आपके लिए इनफ टाइम भी था प्रिपरेशन का, सब कुछ जो है। तो आप कोई ऐसा स्केड्यूल फॉलो करती थी, एक रूटीन फॉलो करती होंगी? तो आप अपना रूटीन जरा शेयर करें तमाम बच्चों के लिए ताकि उनको भी थोड़ी इससे फायदा हो। आप कैसे पढ़ती थी आप? जी आकाश, जब मैं ज्वाइन की थी उस टाइम तो मॉर्निंग 9 AM to 2 PM तक वो कोचिंग क्लासेस होती थी।
उसके बाद फिर क्लासेस के बाद फिर इवनिंग में मैं पढ़ाई करती थी। अच्छा इवनिंग के टाइम में मेरा वो सेल्फ स्टडी का टाइम होता था, तो उसी हाँ। टाइम मॉर्निंग में तो कोचिंग होती थी, तो उस टाइम सेल्फ स्टडी नहीं, उस टाइम बस कोचिंग होता था। सेल्फ स्टडी मैं ज्यादातर रात के टाइम करती थी। तो आपको ये कब महसूस हुआ कि आपके अंदर पोटेंशियल है? आकाश ज्वाइन करने के बाद या 12th में अच्छा ग्रेड आने के बाद कब ये महसूस हुआ कि नहीं, आई हैव द पोटेंशियल टू गो थ्रू इट एंड आई विल सक्सीड? कब आपको ये महसूस हुआ? बचपन से मुझे मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनने का, हम्म, तो बस मुझे ये लगता था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो अगर दिल में कभी ख्याल आता भी था कि ये मुझसे नहीं होगा, तो हम भी मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं, ये तो मेरा ड्रीम है, नहीं भी होगा तो भी मुझे करना है। ओके। तो बस ये बात है। अच्छा, तो ये ड्रीम आपको क्या, आपने मेरे ख्याल में तालिब भाई के वो चचा थे वो डॉक्टर, उनसे इंस्पायर होकर के या किससे इंस्पायर होकर के, या अपने आप जो है आपने ऐसा बनाया कुछ तो इसका? बस हाँ? नहीं, खुद से ही। बस जब मैं छोटी थी, जब मतलब क्लास 4 या 5 में, तो जब सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए खड़ा किया जाता था, तो मैं हमेशा ही बोलती थी आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ओके। यही कहते कहते वो ड्रीम बन गया। तो उस वक्त आपके जहन में ये सब बातें नहीं होंगी कि या ये करना होगा वो करना होगा, नहीं, लेकिन जहन में ये बात थी कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो वेरी गुड, हाँ। वेल एंड गुड। अच्छी बात है कि जब बचपन से यानी अर्ली स्टेज में जिस चीज की बुनियाद रख दी जाती है और फिर लॉन्ग टाइम पर उस पर जो है पानी और जो है अच्छी तरह सिंचाई वगैरह की जाती है, तो वो पौधा और वो जो है दरख्त जो है वाकई मजबूत होता है, जैसा कि आपके केस में मैंने देखा। अब कुछ और बातें मैं आपसे, जैसा कि आपने बताया कि इसमें आकाश में फीस क्या, कितना फीस लेते हैं वो लोग? वो आकाश का फीस तो 1 से 1.5 लाख का पूरा एक ईयरली होता है पैकेज है, सब्सक्रिप्शन। पूरा पैकेज है। हाँ, लेकिन मैं स्कॉलरशिप टेस्ट दी थी, तो मुझे ऑलमोस्ट 90 to 92,000 तक लगा था। तो वहाँ कुछ स्कॉलरशिप भी है? हाँ, स्कॉलरशिप टेस्ट दी थी मैं। हाँ, अच्छा। तो आप ये, तो तमाम सामीन जो बच्चे सुन रहे हैं और प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं या उनका इरादा है किसी कोचिंग सेंटर से, तो आप ध्यान रखें कि हर कोचिंग सेंटर कुछ बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप भी दिया करता है। कुछ जगह तो ऐसा है कि वो फुल 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाता है अगर बच्चा जो है अच्छे से इम्तहान देता है। कहीं पर 25% है, कहीं पर 15% है। तो ये बातें भी जो है तमाम बच्चों के जहन में रहनी चाहिए कि जब वो किसी कोचिंग सेंटर से ऐसा कोचिंग सेंटर का इंतखाब करे जहाँ स्कॉलरशिप ज्यादा से ज्यादा दस्तयाब हो, ताकि वो जो है वो स्कॉलरशिप हासिल कर सके। तो आपको जो है कुछ स्कॉलरशिप मिला, राइट? तो वो लोग जो इम्तहान जो प्रिपरेशन कराते थे, कितने दिनों में इम्तहान लिया करते थे? वो 2 तरह का टेस्ट होता था, एक फोर्टनाइटली टेस्ट और एक हाँ। टर्म टेस्ट। तो वो फोर्टनाइटली टेस्ट हर 15 डेज पे होता था, और जो टर्म टेस्ट है वो हर मतलब कि 2 महीने के बाद होता था। तो उसमें क्या उन लोगों की तरफ से दबाव होता था कि इतना मार्क्स लाना ही है, वरना आपको जो है फिर जो है उसमें मेरे ख्याल में ऐसा होता है कि कुछ जो बच्चे को एक्सपर्ट टीचर अटेंड करता है वो एक अलग ग्रुप है, जो फेल होता है उसको पीछे भेज दिया जाता है दूसरे सेक्शंस में। तो हाँ, वो ऐसी कुछ बात है? ऐसी कुछ बात है? वो बैच शफलिंग होता था। बैच हाँ। शफलिंग का एक था कि अगर मार्क्स कम होता है तो आपको दूसरे बैच में दे दिया जाता था। हाँ, तो ये प्रेशर रहता है, राइट? तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? आप हमेशा जो है माशाल्लाह आपने वो अपना बैच जो है मेंटेन किया, वेरी गुड। तो तमाम बच्चे जो सुन रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि कोचिंग भी जाएंगे तो वहां भी आप जो है हर 15 दिन के बाद जो आपका टेस्ट होगा, 2 महीने के बाद जो टेस्ट होगा, उसमें जिस ग्रुप में आपको रखा गया है, एक प्रायोरिटी ग्रुप होता है जिसमें टीचर का अटेंशन होता है, अच्छे बच्चों को एक साथ रखते हैं। आप अगर उसको सेक्शन में रहना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, वरना जो है फिर जो है आपको दूसरे बैच में फेंक दिया जाएगा, फिर अनअटेंडेंट रहेंगे आप और आपका नुकसान होगा और आप कामयाब नहीं कर सकेंगे। तो ये सब बातें उन लोगों ने पहले ही आपको बता दिया होगा, राइट? नहीं, पहले नहीं, मतलब फिर क्लासेस करते करते एक हम्म। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे पता चलती। एडमिशन के टाइम ये सब उतना नहीं बताया गया। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो
आपके जरिए हम ये तमाम बात जो है सामीन को शेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आप ये भी बताइए कि पहली बार जो आपने इम्तहान दिया तो आपका जो मार्क्स आया 364, राइट? पहला जी 2019 में, तो आपको उस वक्त जो ये मार्क्स आया और बाद में फिर आप जो है ग्राफ आपका बढ़ता गया, तो पहले साल जो इतना कम नंबर आया, आपके अंदर फिर दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर क्या रहा कि नहीं हमको दोबारा रिपीट करना? सिर्फ वो जिद थी या आपको कुछ ऐसा पता चल गया कि कुछ ऐसी चीज आपने मिस कर दी है जो उसको अगर मैं ख्याल करेंगे तो दूसरे साल कामयाब हो जाएंगे? वो जिद के बना पर आपने अटेम्प्ट लिया या कुछ ऐसी बात आपको समझ में आ गई कि हमसे ये गलती हो गई? दोनों चीज थी। ऑब्वियसली ड्रीम है तो जिद तो होगा ही, हाँ, एंड वो और मार्क्स कम आया तो कहीं ना कहीं वो मेरी गलती थी। अब ऐसे ही तो मार्क्स कम नहीं आ जाएगा, हाँ। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं लैग कर रही हूँ, तो उस चीज को अगर मैं सही करूंगी तो ऑब्वियसली मेरा मार्क्स इंक्रीज करेगा ही। हाँ, तो तो उसको फिर आपने नोट किया, उसको आपने नोट जी, किया और नोट करके जो आपने जो फिर प्लान बनाया कि हाँ, ये गलती अब मैं नहीं करूंगी। लेकिन हाँ लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब दूसरे साल भी जो है आपको जो मार्क्स आया वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना नहीं आया, ठीक है ना? तो फिर आपको ये थर्ड टाइम मोटिवेशन कहाँ से आया? यही थी, मतलब कि अगर जब तक कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो हर बार मुझे यही लग रहा था कि अब मुझे इस कमी को पूरा करना है, तो मैं हर बार कोशिश कर रही थी कि जो कमी हो रही है, जहाँ मैं लैग कर रही हूँ, उसको फुल पोटेंशियल के साथ मैं उसको सही करूँ। तो लेकिन आमतौर से ऐसा होता है कि माँ बाप उजलत में होते हैं। माँ बाप ये समझते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी जो है पास करे, अपने लाइफ में सेटल हो। गालिबन जरूर जो है हर माँ बाप चाहता है। तो क्या आपको अपने वालिदैन की तरफ से प्रेशर नहीं हुआ कि भाई आप जो है कोई दूसरा रास्ता देखो, ये बहुत ज्यादा हो गया, एक लड़की का होने के नाते जो है इतना ज्यादा वक्त नहीं लगा सकते? ऐसा कोई प्रेशर जो है वालिदैन की तरफ से आपको नहीं मिला? नहीं, कभी हमेशा ही पेरेंट्स सपोर्ट किए हैं कि तुमको जो करना है, तुम्हें जो सही लग रहा है तुम वो करो। तो जब माशाल्लाह, जब भी माशाल्लाह। ड्रॉप लेने का मैं सोचती थी तो हमेशा पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। आमतौर से ये जनरली ऐसा होता है कि एक 3-4 बच्चे के वालिद को ये फिक्र रहती है कि भाई हम एक ही बच्चे के पीछे तो नहीं पड़े रहेंगे, और भी बच्चा है उसको भी देखना है। ये सारे अवामिल जो है एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन जो है थोड़ा प्रेशर डालते हैं कि भाई तुम अपना जो फैसला जल्दी करो। सो एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और आप मुकम्मल तौर पर जो है आपको फ्रीडम मिली कि आप जो चाहते हो करती जाओ, और आपने इरादा किया। आपने तीसरी बार बैठा, फिर जो है तीसरी बार भी आपने तैयारी की और फाइनली आपने 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह आपने 620 नंबर, जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल ग्रेड है, आपको अल्लाह ताला ने और आपकी मेहनत ने और अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के फजल से, माँ बाप की दुआओं से, रिश्तेदारों के दुआओं से आपको अल्लाह ताला ने ये ग्रेड दिया, ठीक है? अब जी, जिस दिन आपको ये रिजल्ट ये पता चला, तो आपने सबसे पहले किसको बताया? मम्मी अब्बू को। अम्मी आपको? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा, यहाँ से अगर हम ये कहे तो क्या ये गलत होगा कि आपने हमेशा अपने आप को बीट किया? ये जो 4 साल आपने जी इम्तहान दिया, तो आपने हर साल जो है अपने आप को बीट किया, तो क्या ये सही नहीं होगा? जी, हमेशा जिंदगी में जो भी एक यही बात इंसान के समझ में नहीं आती है। बहुत सारे इंसान जो है दूसरे को बीट करने के चक्कर में फंस जाता है। जो दूसरों के बीट करने के चक्कर फंस जाता है, वो कुछ तो कोई कामयाब हो जाता है, ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते। हर इंसान को चाहिए कि वो खुद को बीट करने के, कल कल जो वो था, आज वो जो वो है जो हो, वो पहले से बेहतर हो, यही उसकी कोशिश हमारा रोज होनी चाहिए कि हम जो है कल हमारा जो दिन था, आज हम उससे बेहतर हो। अगर इस जज्बे के तहत अगर हर कोई इंसान मेहनत करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी जरूर जरूर बिल जरूर कामयाब होगी। अब हम जो है एक और अहम बात आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप जो है अब डॉक्टर
सफिया सुल्ताना, डॉक्टर सफिया हो गई। अब आपको आपके वालिद के नाम के से आप जानी नहीं जाएंगी। अब लोग आपको बुलाएंगे डॉक्टर सफिया, राइट? तो आपको अगर जब ये बुलाया जाए कैसा महसूस हो रहा है? ये एजाज आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो मैं यही सोचती थी कि आई वांट टू हियर डॉक्टर सफिया तालिब, आई वांट टू हियर डॉक्टर सफिया तालिब, एंड फाइनली होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया है कि अब फाइनली ये होने जाएगा। तो काफी अच्छा महसूस होगा। ड्रीम, अब मेरा ड्रीम्स एक रियलिटी बन जाएगा। तो वो अच्छा, वेलकम होगी। आमतौर से वालिदैन जो है माँ बाप बच्चों के लिए बहुत दुआएं करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। मतलब आपने उनको देख करके आपने भी कुछ ऐसी मतलब कुछ किया? आपने कभी तहज्जुद में उठ के आपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला जो है जिस तरह मेरे बाप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, वालिदैन हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, मैं भी तेरे सामने अपनी अर्जी डालता हूँ, मुझे कामयाब करे, ऐसा आपने कभी किया? हाँ, हमेशा दीन, बगैर दीन के तो दुनिया नहीं मिल सकती है। माशाल्लाह। तो अल्लाह से तो हमेशा ही मांगती थी कि जो भी मेरी ख्वाहिश है अल्लाह उसे पूरी कर दे। तो दुआ तो हमेशा था, मेहनत के साथ। जितनी मेहनत थी उससे कहीं ज्यादा दुआ थी, मेरी भी, मेरे वालिदैन की भी, सबकी। तो इस बात को जरा माइक को सामने रख के लाउडली बोलिए, हमारे बच्चे, सब बच्चे सुनने वाले बच्चों के लिए बहुत अहम है। आप इस पैगाम को आप जरा लाउडली बोलिए। दुआ तो हमेशा से ही थी, बगैर दीन के तो दुनिया नहीं मिल सकती है। तो हमेशा ही दुआ करती थी, जितनी ज्यादा मेहनत थी मेरी उससे कहीं ज्यादा दुआ करती थी मैं कि अल्लाह तो मेरे बच्चे तक पहुंचा दे। तो ऑब्वियसली दुआ तो हमेशा करती। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप जो है इस बात को रिकमेंड करती हैं कि जो है मेहनत के साथ साथ दुआओं का भी दखल है। हालांकि आपने देखा, आप ये दोनों की जरूरत कैसे है, आपने पहले इम्तिहान दिया उस वक्त भी माँ बाप दुआ कर रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से मेहनत में कमी हो गई तो नहीं हुआ। आप फिर भी आप वालिदैन आपको दुआ कर रहे थे, फिर भी मेहनत में कमी रह गई। तो कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, दुआ भी चाहिए, और सिर्फ दुआ ही नहीं, मेहनत भी चाहिए। आपके इस तरक्की से ये बात इस्टेब्लिश होता है कि इंसान को जो है सिर्फ ना दुआ पर इक्तफा करना चाहिए, मेहनत पर भी उतनी जोर देनी चाहिए, और न सिर्फ मेहनत पर ही भरोसा करे, दुआ पर भी जो है इक्तफा करना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब जो है मैं एक सवाल और आपसे करने वाला हूँ कि आपको देख करके, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। आमतौर से ऐसा होता है किसी भी मोहल्ले में अगर कोई एक बच्चा जो अच्छे नंबर से पास होता है तो उसको देख देख करके बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि मैं भी उसको बीट करके दिखाऊंगा। आपके सामने कोई बच्चे ने आकर के ऐसा बताया कि इंशाअल्लाह मैं भी तुम्हारी तरह होकर दिखाऊंगा? किसी ने कहा आपको? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं कहा, लेकिन एक दो जूनियर है कि आपने 4 साल में इस एग्जाम को क्रैक किया है तो अब मैं भी कर सकती हूँ। मतलब बच्चों, स्टूडेंट्स के अंदर अब वो एक कॉन्फिडेंस आया है कि शी जी। कैन डू दैट, आई कैन आल्सो डू दैट। हम्म। तो वो भी चीज है। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि जो भी लोग कामयाब होते हैं वो दूसरों के लिए वजह इंस्पिरेशन होते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन होता है। तो आपको देख करके इंशाअल्लाह उस इलाके से बहुत सारे बच्चे जो है आने वाले दिनों में जरूर ये ख्वाहिश करेंगे कि वो भी जो है कामयाब हो, अच्छे नंबर से कामयाब हो, और इंशाअल्लाह जो है वो लोग भी कामयाब होंगे। अब जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आपको अब जिम्मेदारी, आपको समाज ने, अल्लाह ताला ने, वालिदैन की दुआओं से, अपनी मेहनत से आप डॉक्टर बन गई। अब आप जो है आपके सामने क्या ज़हन में बात है कि आप ये डॉक्टर जब पास कर लेंगी उसके बाद जो है बैठ करके जो मेरे वालिदैन को जो मैंने पैसा खर्च किया है वो सब पूरा कमा करके मेकअप कर देंगे, पूरा कमाएंगे, इतना मेहनत करेंगे कि वालिदैन को सारा पैसा वापस करेंगे? क्या करेंगे? क्या मिशन होगा आपका जिंदगी का? अब जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पूरा करूंगी, और पेरेंट्स का रिवॉर्ड कोई बच्चा कभी भी रिटर्न नहीं कर सकता उन्हें। वो जो भी करते हैं वो बहुत बड़ा करते हैं। मैं पूरा पैसा वापस भी कर दूंगी तो उस चीज को मैं कभी भी मैच नहीं कर पाऊंगी उनके लेवल को जो उन्होंने वेरी किया गुड, है। तो
अब तो बाकी एक बेटी का या जो भी एक स्टूडेंट बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो तो जरूर पूरा करूंगी अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने काम के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरे दिल से पूरा करूंगी इंशाल्लाह। वेरी गुड। तो अगर कोई बच्चा अभी आपके पास आए और आकर कहे कि आप जो है जो पढ़ा था अपने सारा नोट जो है आप हमको दे दीजिए, तो आप उसको दीजिएगा? हाँ दे दूंगी, उससे क्या है। दे देंगी? बुक से कुछ मैटर नहीं करता, जो भी मैटर करता है कि कोई स्टूडेंट कितना मेहनत करता है। अगर मैं सारा नोट्स भी दे दूं और वो पढ़ाई ना करे तो वो नीट क्रैक नहीं कर सकता। जो भी है उसका मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज को किस तरह से टेक आउट करता है, किस तरह से फॉलो करता है उस चीज को। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर आपने एक जुमला कहा कि वो तमाम जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगी, तो जिम्मेदारियां एक तो वालिदैन के हवाले से हो गया, और क्या जिम्मेदारी महसूस करती हैं आपके, जो आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी और हो सकती है जिसको आप जरूर पूरा करेंगी? कुछ आपके जहन में है कोई ऐसा खाका? हाँ, अब एज अ डॉक्टर टुवर्ड्स कम्युनिटी, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जो भी अब एक मसलन रिलेटिव, तो उनका एक उम्मीद बन जाता है कि अब ये डॉक्टर बन गई है तो अब ये मेरी हेल्प करेगी, यू नो, फाइनेंशियली और हेल्पफुली कुछ भी, तो सब कुछ ही करूंगी। अभी तो खैर मुझे 5 साल है, अभी बहुत टाइम है, बट इंशाल्लाह वो वक्त भी गुजर जाएगा, वो वक्त भी गुजर जाएगा। तो अब अगर कोई मिसाल के तौर पर डॉक्टर सफिया के पास आए उसके क्लिनिक में, और जो है उसको उसके पास कोई पैसा नहीं है और आप उसकी बीमारी में हजारों हजार रुपए खर्च है, तो सफिया क्या करेगी? मैं ट्रीटमेंट कर दूंगी विदाउट एनी कॉस्ट। अब एक बार मशहूर हो गई कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार मशहूर हो गई कि जो है आप जो है बहुत ज्यादा जो है मतलब जो है लोगों का मदद करती है, और फिर आपको लगातार ज्यादातर लोग आना शुरू करें, जैसा कि होता है। एक बार पता चला गया कि ये डॉक्टर जो है बहुत जो है दयावान है और बहुत सारे लोग आना शुरू कर दें, उस वक्त आप क्या कीजिएगा? एक सिर्फ डॉक्टर बनने से पहले तो एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, ह्यूमैनिटी ज्यादा मैटर करती है। एंड अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हो, कुछ कुछ लोग होते हैं जो फायदा उठा लेते हैं, बट मैं ऐसे करूंगी कि सेपरेट किसी एक दिन कर दूंगी कि आज वीक में एक दिन फ्री चेकअप है और बाकी सारे दिन इस तरह से, तो जो लोग नीडी होंगे वो उस टाइम आ सकते हैं। तो ये अब मैं आपको यहाँ पर एक वाकया सुनाता हूँ। इमाम अबू हनीफा वजू कर रहे थे अपने जगह, अपने जहाँ उनकी रिहाइश थी, तो उसी वक्त एक आदमी आता है और आकर के उनके बगल में कोई थे, उनसे पूछता है कि मोमिन किसको कहते हैं? तो उसने जवाब दिया कि मोमिन उसको कहते हैं जो किसी को धोखा नहीं देता है। तो इमाम हनीफा बहुत खफा हो गए और कहा कि कमबख्त, जब भी बोला करो तो पूरी बात बोला करो। मोमिन वो है जो ना किसी को धोखा देता है ना किसी को से धोखा खाता है। धोखा ना देना तो आसान है, लेकिन धोखा ना खाना ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको जो है वो फरासत ज़हन में होनी चाहिए। तो मेरा इशारा आपको वही था कि आपने मेहरबानी में किसी के काम कर दिया, फिर आपको जो है लोग सताने लगे, तो आप एक मोमिन होने के नाते आपके जहन में ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कौन सही हकदार है, कौन सही हकदार नहीं है। तब जाकर के आपको कोई जो है आपसे कोई फायदा नहीं उठा सकेगा। इसका ख्याल रखिए हमेशा कि आपने मेहनत की है, आपकी भी अपनी जरूरतें हैं, लेकिन उसी में से कुछ परसेंटेज जो है आप उसको जो है रखिए। जैसे कि हर इदारा जो है 25%, 15% फॉर एग्जाम्पल जो है स्कॉलरशिप दे रहा है, वो भी ज़कात ही निकाल रहा है, वो भी वही कर रहा है कि भाई जो है जितना हम कमा रहे हैं उससे जो है उसको जो है उसका हक दे। आप भी अपनी जिंदगी का उसूल बनाइएगा, हमको उम्मीद है कि आप बनाएंगी कि जो है जो भी लोग आए उनको खातिर खा जो है आप मदद कर पाए, और जो है आप लोगों की उम्मीदों पर आप पूरा उतर सके। मेरी दुआ है कि आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। अब मैं एक आखिरी सवाल जो है कि आप हमारे बच्चों को कुछ पॉइंट वाइज जो है कुछ बातें बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। मतलब आपने
मेरे मेरे मुझे उम्मीद है कि जब आप ग्रेड 10 में गई होंगी तब से ही आपने अपना एक प्रोग्राम बनाया होगा कि हम 11 में जाएंगे तो ऐसे करेंगे, फिर जो है 12 में जाएंगे तो ऐसे करेंगे, अगर उस कामयाब हो गए तो ठीक है। तो ये कुछ बातें जो है आप शेयर कीजिए ताकि जो हमारे सुनने वाले जो बच्चे हैं वो इसको नोट करें और वो अपनी जिंदगी में इसको ला सकें, क्योंकि आपकी हर बात जो है अभी सुनी जाएगी, क्योंकि आपने करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि आप हवा में बात कर रही हैं, यू हैव डन इट, यू हैव लिव्ड इट। आप उसको बताओगे तो मेरे ख्याल में जो है लोगों को समझ में आएगी। तो ये सबसे अहम बात है। आप बताइए जरा सा, जब आप ग्रेड 11 में गई आपने क्या सोचा, फिर आपने क्या किया, फिर ग्रेड 12 में गई तो आपको क्या महसूस हुआ, फिर आपने क्या प्लानिंग किया, फिर इस तरह से कुछ बातें जो है अपनी जिंदगी के हवाले से आप बताइए। जब मैं 10th में थी तो आई वाज ओनली थिंकिंग कि मुझे 80 to 90% मार्क्स स्कोर करने हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करती थी कि बस मुझे एक अच्छा परसेंट स्कोर करना है। हाँ, साइंस में एक मिनट। तो आप ये कहना चाहती हैं कि ग्रेड 10 में बच्चों को अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए और उसी हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, ताकि जब वो मार्क्स आएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, राइट? ये कहना चाह रही हो आप? जी। ओके, कंटिन्यू। तो 10th में मेरे 86% मार्क्स थे। माशाल्लाह। उसके बाद फिर जब मैं 11th में गई तो फिर साइंस ली मैं, तो सिलेबस काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो सबसे पहले उस चीज को एकोमोडेट करने में काफी टाइम लग जाता है कि हाँ। 10th से 11th में वो चीजें काफी वास्ट हो जाती है। जी 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 जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सिलेबस हो जाता है। तो उस चीज में फिर मैं फोकस कर रही थी, और फिजिक्स मुझे पर्सनली थोड़ा टफ लगता था तो मैं उसे एक्स्ट्रा टाइम देती थी। और 11th में मैं नीट पे उतना फोकस नहीं थी, मैं पहले अपने बोर्ड्स पे ही फोकस कर रही थी कि मुझे बोर्ड्स में पहले अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो मैं उसके लिए मेहनत करती थी, सेपरेट ट्यूशंस लेती थी मैं 11th-12th में। उसके बाद 12th के बाद फिर 12th के रिजल्ट के बाद फिर मैं नीट के प्रिपरेशन कर रही थी। वेरी गुड। नीट का तो आपने जो उसूल अपनाया उसमें ये था कि पहले 11-12 जो हमारा जो ओरिजिनल जो कोर्स है उसमें हम अच्छी कारकर्दगी करें, ये आपका फोकस था। और आपने पहले से तैयार किया हुआ था कि नहीं उसके बाद ही हम जाकर के नीट क्रैक कर पाएंगे, क्या ये बात थी? मेरा यही था कि पहले मैं 12th कर लूं, 12th के बाद फिर प्रिपरेशन के बाद फिर मैं नीट निकालूंगी। ओके, वेरी गुड। नीट प्रिपेयर करूंगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के साथ साथ ही नीट के एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले 12th ही करो, अगर आप चाहते हो तो 12th के साथ भी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको अलग से उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। नीट में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैं ये सब अपने टाइम में नहीं की थी, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें ये जरूर बोलूंगी कि आप 12th के साथ भी नीट के प्रिपरेशन कर सकते हो। एक्स्ट्रा टाइम दो, मॉक टेस्ट दो, जो भी एमसीक्यूज है उसे सॉल्व करो, तो आप कर सकते हो। तो आपका कहना है कि ऐसा नहीं है कि आपको 12 पास करने के बाद ही करना चाहिए, आप चाहो तो कंटिन्यूअस दोनों लेकर के चल सकते हो और बहुत सारे बच्चे कामयाब होते हैं। आपका भी मानना ये है कि आप भी अगर ऐसा सोचिए तो शायद आप भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने ऐसा ही बनाया था इसलिए ऐसा नहीं हुआ। वेरी गुड। बहुत बहुत आपने पूरे ये सारी बात बताई। एक सवाल और हमारा रह गया। आपको आपके भाई, आपका छोटा भाई है ना? जी। हाँ, तो उसने आपको पढ़ने में कभी तंग नहीं किया आपको? नहीं, उसने मदद फैमिली की? से हमेशा मुझे सपोर्ट ही मिला है, कभी भी कोई भी निगेटिव नहीं हुआ है, निगेटिविटी नहीं आई उनकी तरफ से। हमेशा मम्मी, अब्बू, भाई सभी सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। वेरी गुड। तो आपके खानदान वाले जैसे चचा, मामा, ये खाला, फूफा, ये सब, इन सब का क्या रवैया है अब? पहले कैसा था, अब कैसा है? सबका अच्छा रवैया, पहले भी सब अच्छे थे, पहले भी सबका सपोर्ट था और अभी भी सब बहुत खुश है। और यहाँ तक पहुँचने में उन सब की भी बहुत दुआ है, उन सब का भी बहुत साथ है, तो सब लोग काफी अच्छे हैं।
सबका भी जो भी रवैया है, सब ये सारे सवालात बहुत ही रेलेवेंट है कि आमतौर से कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से गुलाब का एक पत्ता पूरे बाग के लिए बाइस फख्र होता है। आप जो है एक गार्डन में गुलाब का अगर पौधा है तो वो गुलाब सिर्फ अपने लिए मशहूर नहीं होता, पूरे गार्डन के लिए बाइस फख्र होता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो है आपने सिर्फ अपना ही नहीं किया, अपने वालिदैन का नहीं किया, बल्कि अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने इलाका के लोगों को। अब वो जो आपका मोहल्ला है, उस मोहल्ले में लोग जो है अपने बच्चों से बोलेंगे देखो फला के तालिब भाई का बेटी जो है कामयाबी, तुम भी कर सकती हो। या भी एक चलन हो जाएगा, एक तरह से सभी लोग बोलना शुरू करेंगे कि जब वो कर सकती है तुम क्यों नहीं सकती है। तो वेरी वेल, यू हैव रियली डिड इट एंड यू हैव मेड proud, because I am also a neighbor of you, so I feel also personally very much proudful that a person from, I think you are at least 2 houses ahead of me, right? So I feel proud myself also to see you and that you have cracked a niche. Any important message you want to give to the parent of the children who are studying now, to the parent you want to suggest, to the student you want to suggest? यही मैं पेरेंट्स को क्या बोलूंगी? पेरेंट्स को जो आपने अपने वालिदैन से हासिल किया वही आप बोले कि देखिए जैसा मेरे वालिदैन मुझसे किया उसी को फेवर करें, क्योंकि आपकी बात हर बात सुनी जाएगी। पेरेंट्स को मैं तो यही कहूंगी कि सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को, और कभी भी किसी चीज के लिए प्रेशर नहीं डालिए, और डीमोटिवेट नहीं करना है, हमेशा अपने बच्चों को वेट करना है कि यू कैन डू इट। कभी अगर वो डीमोटिवेट होते भी है तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, और जो भी वो लाइन अप लेना चाहते हैं बस उन्हें सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें ये नहीं कहना कि आप ये नहीं कर सकते या आप इतना टाइम नहीं लो। जैसे कि मैं 4th अटेम्प्ट में क्रैक की, तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो 1 या 2 बार ड्रॉप के बाद कहते हैं कि तुम कुछ और कर लो। MBBS के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है, BHMS, BAMS, UMS, तो वो नर्सिंग, तो वो कहते हैं कि अदर कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो यही कहूंगी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के जो उनके बच्चों का विश है उसको पूरा कीजिए और उसमें उनको फुल सपोर्ट कीजिए। और फिर स्टूडेंट्स को क्या कहोगे आप? स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें कभी भी लेट डाउन फील नहीं करवाना है। अगर वो आपको इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इतना फ्रीडम दे रहे हैं, तो उनको प्राउड फील करवाओ और अपनी मेहनत को सब्र के साथ मेहनत करो और अपनी ड्रीम को जो भी आपको हासिल करना है उसे हासिल करो। अच्छा, इसके बाद भी अगर कोई बच्चा कामयाब नहीं हुआ तो उसके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? तो अगर नहीं हुआ तो कुछ अल्लाह की भी मसलियत होती है कि काफी मेहनत के बाद भी वो चीज नहीं हुई, तो अल्लाह की कुछ ना कुछ मसलियत होगी उसके पीछे। तो उदास नहीं होना है और बहुत सारे रास्ते, अगर एक चीज नहीं मिला, अब काफी कोशिश के बाद नहीं मिल पा रहा है तो उसे छोड़ दो और आगे की कुछ भी है तो उसमें मेहनत करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारी बातें आपके जरिए मैंने बुलवाई इसलिए कि आपकी बातें लोग जो है अभी सुनेंगे। ये बातें जो है मुझे बोलना चाहिए ना, मैंने आपसे बुलवाया। वेरी वेल डन, यू हैव रियली answer each and every question confidently. May Allah give you confidence forever. Now I will be allowing the audience to ask questions from Safia. So please, audience, don't hesitate, ask question. If you like to know something from her, please do ask. Kakesha Saiba, Muhammad Arif Hussain, Nishat Sultana, Saad Ahmed, Sabit Hussain, anyone come forward and ask question. Okay. Hello. Is there anyone want to ask question? Please do ask. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। जी पूछना ये था कि तैयारी का अपना पैटर्न कैसा होना चाहिए, कहाँ पे आजकल तो कोचिंग और ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस इतनी सारी मार्केट में आ गई है जी जी, कि हर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। वेरी गुड। तो आप यही रिक्वेस्ट है कि हमारी तैयारी किस तरह से होगी जहाँ पे हम अपने आप को हमारे बच्चे वहाँ पे शो कर सके। ओके, वेरी गुड। चलो बेटा बताओ।
तो यही है कि अगर तैयारी करनी तो आप कोई भी कोचिंग से कर रहे हो तो सारे कोचिंग अच्छे हैं। इम्पोर्टेंट है कि आप कितना सेल्फ स्टडी करते हो। ऐसा नहीं कि आप 4-5 घंटे कोचिंग में दे रहे हो और सेल्फ स्टडी कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप कोचिंग कीजिए, कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है उसे थॉरोली पढ़िए, नोट्स बनाइए और हर वीक मॉक टेस्ट दीजिए। रेगुलरली पढ़िए, ऐसा नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिया और कल 3 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। जी तो ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंटली के साथ अपनी रूटीन को फॉलो कीजिए। डेली सुबह उठकर एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक ये बना लीजिए कि मुझे आज ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आज मुझे ये चीज पढ़ना है, टॉपिक वाइज उस चीज के अकॉर्डिंग फिर अपना पढ़ाई कीजिए। तो ये फिर बहुत शुक्रिया। दूसरा ये पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी के लिए अपने को कितने टाइम देना है, कोचिंग या क्लासेस, स्कूल, ये सारी चीजें हाँ के बाद बताइए बेटा। के लिए कितना? कोचिंग तो 4-5 घंटे का होता है। जी उसके अलावा सेल्फ स्टडी वो हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा उस चीज को 2 से 3 घंटे में एक्वायर कर लेता है और किसी बच्चे को 4 से 5 घंटे लग जाते हैं उस चीज को करने में। तो सेल्फ, और ऐसा नहीं है कि जो 12 घंटे पढ़ रहा है सिर्फ वही नीट क्रैक कर सकता है। कुछ बच्चे 7 से 8 घंटे पढ़ के भी नीट क्रैक कर लेते हैं। तो वो हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस चीज को पढ़ रहा है, उसका पोटेंशियल कितना है किसी चीज को एक्वायर करने का। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इतने घंटे ही पढ़ो या एक नीट के स्टूडेंट को इतना घंटा ही पढ़ना चाहिए। सबका एक अपना अपना रूटीन होता है, सबका एक अपना अपना पोटेंशियल होता है। तो एक बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ रहा है। मैं तो रात के टाइम पढ़ती थी, सुबह 4 या 5 बजे में फजर की नमाज पढ़ के ही सोती थी। फिर सुबह 11 बजे के बाद से फिर मेरा डे स्टार्ट होता था। उसके जी बाद फिर दिन भर रेगुलरली नमाज और खाने पीने को छोड़ के फिर मैं उस पढ़ती ही रहती थी। जो भी मेरा क्लासेस है वो करती थी और फिर जो मुझे एक्स्ट्रा अपना पढ़ाई करना है, मॉक टेस्ट एनालाइज जी करना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो भी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो मैं करती थी। मेरा ख्याल है कि सफिया ने बहुत ही वजाहत साथ बताया, क्योंकि देखिए जो कोचिंग बड़े से अच्छे कोचिंग में दाखिला कर लीजिए, अच्छा से अच्छा उस्ताद आपको मिल जाए, लेकिन पढ़ना तो आपको ही और इम्तिहान में बैठ के लिखना आपको ही है। अब रहा समझने की जहां तक बात है, हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है। सस्टेनेंस का भी कोई बच्चा जो है आधा घंटा से ज्यादा बैठ करके नहीं पढ़ सकता, कोई जो 2-2 घंटा बैठ के लगातार पढ़ सकता है। ये आपको अपने आप को पहचानना होगा कि आप जो है आपके सामने ये टारगेट है, कैसे एडजस्ट करोगे। इट शुड बी योर रूटीन, इट शुड बी योर प्लान। दूसरा का प्लान जो है नहीं चलेगा। तो बच्चों को ये मालूम हो जाना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है, फिर वो अपना टाइम एडजस्ट करे। तो अपना वो कोचिंग से उसको पता लगे कि आज की चीज जो है हमको आज ही पढ़नी है। कभी भी आप अगर पोस्टपोन करेंगे, जो लर्निंग को पोस्टपोन करेंगे, तो फिर अकोमुलेट हो जाएगा, फिर दूसरे दिन बर्डन हो जाएगा। आज जो आपने पढ़ा उसको आज ही क्लियर करिए। नाउ यू हैव टू मेक योर ओन प्लान दैट हाउ कैन आई मेक इट डन। ये बच्चे को करना होगा। तो क्योंकि हर बच्चा जो है, बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया कि पोटेंशियल अपना जो है पता होना चाहिए कि भाई हम 2 घंटा पढ़े, दूसरे का मुकाबला ना करें। कोई आधा घंटे में उसको समझ में आ जाता है, किसी को 2 घंटे में नहीं आता। यू मस्ट नो योरसेल्फ। आप अपने आप को पहचानिए कि आपकी एबिलिटी कैसी है, आप कैसे करते हो तो आपको याद रहता है। कुछ लोग पढ़ते हैं फिर लिखते नहीं है, कुछ लोग पढ़ के उसको लिखते हैं तब जाके याद होता है। तो आपको अपने आप को पहचानना होगा कि हमारे अंदर कौन सी एबिलिटी है। जो बच्चा ऐसा कर पाएगा, जो बच्चा अपने आप को समझ लेगा, वो इम्तिहान में जरूर कामयाब होगा इंशाल्लाह। और कोई सवाल, आप सवाल पे किसी को सवाल करना पूछे। शाइस्ता, तमसील, वसीम, डॉक्टर वसीम, would you like to ask any question? हेलो। बस मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त भाई गुफ्तगू। और मुझे जो चीज बहुत अच्छी लगती है वो ये कि कितना क्लियर हेडेड है ये नई जनरेशन, कितना आर्टिकुलेट है माशाल्लाह, और यानी कितना सेल्फ लर्निंग की तरफ ये मुतवज्जे हैं। जैसे इस लड़की ने बताया कि सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ो, मतलब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। माय बेस्ट विशेस और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमें। बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल, ये हमारे कलीग हैं डॉक्टर वसीम अहमद, उन्होंने ये सवाल किया, दुआ दी आपकी, अल्लाह ताला, मेरी भी दुआ आपके साथ है। निशात सुल्ताना, would you like to ask some question to her? I'm just giving you time because you are talking to a would-be doctor who has already gone through all this problem. If you have any issue, you can share and ask from her. Okay, so now I would like to conclude from here. But before that, I will tell you that कामयाबियां किसी को मुकम्मल नहीं मिलती है, कोई भी आदमी मुकम्मल कामयाब जिंदगी में नहीं हुआ है, और नाकामी भी बहुत ज्यादा भयानक नहीं होती है। कामयाबी अगर मुस्तकिल नहीं है तो नाकामयाबी मुस्तकिल नहीं है। जो मैटर करता है वो आपका जो है वो क्या कहते हैं इरादा, कुव्वत इरादी, ये मैटर करता है कि आपके अंदर जो उस चीज को हासिल करने का कितना पुख्ता इरादा है। पुख्तगी, इरादे की पुख्तगी ही तरक्की के जिंदगी में तरक्की ला सकती है। ना आपकी कामयाबी भी मुस्तकिल नहीं है, ना कामयाबी मुस्तकिल नहीं है। बस जो मुस्तकिल होनी चाहिए कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हम जो चीज चाहते हैं हम मेहनत से उसको हासिल करें अल्लाह की मदद से। ये है असल कामयाबी का राज। तो जिंदगी में कामयाबी के लिए सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। आप उसको हमेशा जो है कैसे मेंटेन करते हैं उसके लिए आपको हमेशा पढ़ना लिखना पड़ेगा। डॉक्टर के हवाले से तो पहले से ही मसरूफ था कि डॉक्टर तो जिंदगी भर पढ़ते हैं। हालांकि यही उसूल जो है आज तमाम मज़ामीन के लिए हो गया है कि आप जो है लर्न, रीलर्न, उसके बाद अनलर्न एंड देन रीलर्न। आज का जो डायलॉग है लर्न, अनलर्न एंड देन रीलर्न, मतलब आपको पढ़ते ही रहना है। ये जो है आज का नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। डॉक्टर और वकील पहले से कहते थे भाई कि हम लोग को जिंदगी भर पढ़ना होता है। तो तमाम बच्चों से जो सुनने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप जो है इस बात का ध्यान करें जो बच्ची ने बताया, और आप चाहते हैं कामयाबी भी आपके हिस्से में भी आए तो आप जरूर इनके बताए हुए रास्तों का इख्तियार करें। चंद इम्पोर्टेंट बातें जो मैं यहाँ से जो सुन करके जो मैंने नोट किया वो ये कि इस बच्ची ने कहा कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, दुआओं की भी जरूरत होती है। ना अकेले मेहनत कामयाब कर सकता है, ना अकेले दुआएं कामयाब कर सकती है। दोनों मिल करके एक इंसान को कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाती है। दूसरी बात ने कहा कि अगर किसी का जिद हो और ये जज्बा हो कि हम कामयाब होके रहेंगे तो वो कामयाब होते हैं। एक मिसाल जो है सफिया तालिब ने पेश किया है, ये है इस इंटरव्यू का एक बहुत ही अहम नुक्ता। उसके अलावा उसने ये भी बताई कि आप जो है या तो आप जो है 12th के साथ ही आप जो नीट का एग्जाम क्रैक करें या आप बात करें, लेकिन इन एनी केस आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं और आपका जो इम्तहान नीट का किस सिलेबस में आता है। ये सारी बातें जो है एग्जामिनी को पहले से मालूम होना चाहिए। फिर आपको ये भी पहले से ध्यान में रहना चाहिए कि अगर हमारे अंदर पोटेंशियल खुद से पढ़ने का सेल्फ स्टडी से नहीं है तो कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, और फिर जो कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे। ये सारी बातें आपने पीयर से अपने जो सीनियर से आप जो है बात मालूम करके आप कर सकते हैं। एक आखिर में जो उन्होंने बात बताई कि हम जो है अब हम डॉक्टर तो इंशाल्लाह बन जाएंगे, लेकिन हम डॉक्टर बन करके हमारे अंदर ये भी ख्वाहिश, हम ये भी चाहेंगे कि हम जो है कौम को और समाज को किस तरह मदद कर सके, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। और इसी बात के लिए मैं इंटरव्यू इन बच्चों के साथ करता हूँ कि उनको सिर्फ जो है कामयाबियों के लिए स्पीच न थपथपाएं, बल्कि उनको ये भी एहसास दिलाएं कि अब आप एक जिम्मेदार शहरी बन गए हो। अब आप जो है पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। आप अब फ्यूचर में आप भी जो है उनको कौम के बच्चों को या कौम को आपसे जो भी जरूरत पड़ी किस तरह आप मदद करेंगे, ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ये ख्याल आपके होना चाहिए। बच्ची ने बताया कि जरूर ये भी जो है उस हवाले से काम करेगी। तो ये था जो है हमारा कंक्लूजन ऑफ द होल इंटरव्यू। अब मैं
अगर किसी और को सवाल करना है तो आप कर सकते हैं, वरना मैं प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। Anyone want to ask question can come forward. Otherwise, I'm going to conclude here now. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी आप बच्ची को दिखाइए जोरा साहबा, जी बच्ची को अपने शक्ल दिखाइए। आप एक वालदा सिफत लेडी को देखना चाहेंगे वो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये प्रिंसिपल है बेंगलोर में। कहाँ, हैदराबाद में? कहाँ है आप? नहीं, मैं आसनसोल की हूँ। जोहरा आसनसोल की? अच्छा, मैं निशात सुल्ताना है। अरे ओ सॉरी सॉरी, आपका आपने जो लगाया उससे मुझे मैं कंफ्यूज हो गया। एनीवे बताइए आप जी। ओके, नहीं एक्चुअली जैसे हम सुन रहे थे, बच्ची हाँ। बोल रही थी कि जैसे पहले प्रिपरेशन के लिए हाँ कि गाइडेंस बहुत जरूरी होता है जी जी कि प्रिपरेशन कब करना है। हाँ तो वो चीज हम पेरेंट्स एज वेल एज सीनियर्स कर सकते हैं। जी आपके एनवायरनमेंट में जो है वो कर सकते हैं। हाँ वेरी तो गुड। जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो एक ग्रुप बना के जूम में एक एक क्लास करके बच्चों को गाइड करे, जो जो अप्रोच करना चाहता है, जिसका है कि हमको नेट क्रैक करना है। हाँ हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाहिए कि बच्चे क्लास 8-9 से ही पूरा फोकस रहे कि हाँ नहीं हमको ये चीज करना, ये फील्ड में जाना है, एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट ओके फ्रॉम दैट टाइम। सही है तो सही है। जिस तरह वो होगा तो उसी तरह अच्छी होती है। तो एक चीज हम कहना चाहेंगे, जैसे जो बच्चे चाहते हैं गाइडेंस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो वो हम फ्री देना चाहते हैं। हाँ जी जी जैसे मेरा बेटा खुद क्वालिफाई किया है 2019 में, और एट प्रेजेंट ही इज कोलकाता मेडिकल कॉलेज। somebody please mute yourself. जी बोलिए जी बोलिए। तो हम लोग ने डिसाइड किए थे कि अगर कोई बच्चे को गाइडेंस प्रिपरेशन में चाहिए तो ही इज देयर टू हेल्प आउट टू ऑल द चिल्ड्रंस जी जी फ्रॉम आसनसोल। हाँ जी जी। तो मैं बताऊं आपको, तमाम सामीन जो सुनने वाले में बताऊं कि निशात सुल्ताना एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, उससे मुंसलिक है। ये लोग जो है इस तरह के काम जो है करती हैं, करियर गाइडेंस भी करते हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ये लोग जो है जॉब ड्राइव भी किया करते हैं। मसलन जो है जो ग्रेड 10 से लेकर के ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनको जो है 10,000 से 35 हजार की नौकरियां ये लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करा करके ज्यादातर लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। ऐसा भी मेहनत करती हैं। उसके लिए इनको चाहिए होता है कि लोग जो है ऐसे ये इनकी इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचे, इनके साथ मसला है। तो मेरा ख्याल है कि जो मोहल्ले के लोग हैं, जो बेकार बच्चे हैं, जो उनको नौकरी नहीं मिली है, तो उनका एक जो है रजिस्टर में नाम लिख करके इनको फॉरवर्ड करें, ताकि अगर ऐसा कोई मौका आए तो वो उनको बुला करके उनको फॉर्म फिलअप करवा करके उनको ट्रेन करके इंटरव्यू के लिए ट्रेन करके उनको इंटरव्यू में बैठाती हैं। और वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे नौकरी पा रहे हैं। आज ही जो है मेरे ख्याल में आज ही या कल मीडिया बुरीज में जॉब ड्राइव कराया हुआ इनके ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। आसनसोल में भी हुआ करता है। ये जो है बराबर जो है कुछ नौकरियां इनके पास आती हैं तो ये व्हाट्सएप में शेयर करती हैं। मैंने आज ही या कल मैंने एक नौकरी जो है किसी मुंशीगिरी की एक नौकरी थी जो 10,000 का जो है, उसको मैंने शेयर किया लोगों में। तो इनके पास से जो आता रहता है ये शेयर करती है। मैं भी अपने फेसबुक में वो शेयर कर दिया करता हूँ। तो आप लोग उसको जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और जो है जो जरूरतमंद है और उसको ये मैसेज पहुंचे। और अभी एक बहुत बड़ा ये काम करने जा रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने पूरे तालिब इल्मों के 3 ग्रुप बनाए हैं, ग्रेड 8 से ग्रेड 10 तक, और 11-12 के बच्चों का एक दूसरा ग्रुप है, और फिर जो है अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन के बच्चों का ग्रुप बना करके अब ऑल इंडिया बेसिस पर नेशनल टैलेंट सर्च का एग्जाम करने जा रहे हैं ये लोग, जिसमें बहुत सारा स्कॉलरशिप है। जो हिंदुस्तान के मारूफ जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो नीट और जेई के तैयारी करवाते हैं, वहां इनका फ्री दाखिला होगा, उन लोगों ने ऑफर किया है। तो मैं ये उनकी तरफ से ये दरखास्त कर रहा हूँ तमाम लोग से जो भी सुन रहे हैं, वो जो है इस इम्तिहान में बैठे और इनसे राब्ता करें। वो पूरा फॉर्मेट है उनका,
AMP का उनके वेबसाइट पे जाएं, और नहीं तो आप जो है मेरे फेसबुक पर आप देख सकती हैं, उसमें देखें मैंने शेयर किया है, और वहां जाकर के रजिस्टर करें। और इस गालिबन नवंबर के मिड में कब इम्तिहान होने जा रहा है निसार साहबा? 21st को है, 19, 21st 17, 3 डेज में है। तीन फेज में इम्तिहान होने वाला है। जी। तो जो लोग कहते हैं कि भाई गुर्बत की वजह से हमारा बच्चा नहीं पढ़ सका, अब ये कहने आप नहीं कह सकेंगे, क्योंकि ये आपके लिए ओपन चांस है। आप इम्तिहान में बैठिए और लाखों रुपए का आप जो है स्कॉलरशिप लीजिए, और जा करके आप अपनी पूरी जिंदगी का आपके पढ़ाई का जिम्मा ये लोग लेंगे, और आपको अच्छे से अच्छे के स्कूल में दाखिला करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। मेरा ख्याल है कि लोग जो है इसमें कंट्रीब्यूट करें, स्कूल के असातिज़ा, मोहल्ले के जो लोग हैं वो भी करें, तो बहुत बेहतर होगा। कल जो है इनके मेरा प्लानिंग चल रहा है, इनका जो मेन है आमिर इदरीसी साहब, उनका भी मैं कल इंटरव्यू बहुत मुमकिन है मैं लेने वाला हूँ। कल उनका भी मैं इंटरव्यू प्लान कर रहा हूँ, अगर वो दस्तयाब हो गए तो कल मैं उनसे भी इंटरव्यू करेगा। आप लोग उसमें भी जुड़ करके उनसे सारी बातें जान सकते हैं। मेरा प्लानिंग है, फाइनल अभी नहीं हुआ है, कि अगर वो राजी हो जाए तो कल उनका भी मैं इंशाल्लाह इंटरव्यू करने वाला हूँ। तो अब मेरा ख्याल है कि मैं अब आज का प्रोग्राम जो है वक्त से ज्यादा हो गया। आप कुछ बोलना चाहती हैं ज़ोहरा से, प्रिंसिपल साहब? वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बस बच्ची को मुबारकबाद देना चाहिए थी, और वो बच्ची हिम्मत नहीं हारना, चाहे इस नीट के बाद, ये 6 सालों के बाद कितना भी वक्त लगे, वो आगे PG भी करें और सुपर स्पेशलिटी भी करें, कहीं रुके नहीं। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो हम सब लोग उनके साथ हैं, हम बराबर जरूर उनको हेल्प करेंगे। आप तारुफ करवाइए अपना, आप अपना तारुफ करवाइए। जी, मैं ज़ोहरा जबीन, प्रिंसिपल मौलाना आजाद रेजिडेंशियल स्कूल की, इंग्लिश मीडियम स्कूल की। पहले मैं सावड़गी में साइंस टीचर थी, एट प्रेजेंट यहाँ पर हूँ। मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी MBBS के 8 साल के बाद अब DNB ज्वाइन करी। माशाल्लाह। बीच में DGO जो भी है, एक दफा ये DNB का एग्जाम लिखकर सीट लेकर कुछ ना पर्सनल वजूहात की बिना पर ज्वाइन नहीं हो सकी बेंगलुरु में, फिर दोबारा लिखी एग्जाम। इस वक्त हैदराबाद के मुस्लिम मैटरनिटी होम में ज्वाइन हो गई। माशाल्लाह। यानी हिम्मत नहीं है, सीट लेकर भी नहीं पढ़ सकी, ये सोचकर हिम्मत नहीं हारना चाहिए, फिर दोबारा एग्जाम देना चाहिए, फिर सीट लेना चाहिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, रुकना नहीं है। देखो बेटे, आप जो भी हैं, कहाँ भी आप रुकिए मत, किसी भी किस्म की ये हो, आगे बढ़िए। अल्लाह ताला तो आपके साथ है ही है, लेकिन बंदे भी आपको पुश करते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले अल्लाह ताला साथ है। मैं सफिया और तालिब भाई को बता दूं कि ये लोग, ये जो अब्दुल कदीर साहब जो शाहीन ग्रुप के हैं, उनसे ये लोग जुड़ी हुई हैं, और इनका भी अपना बहुत कुछ लोगों से असर रसूख भी है। ये हर वक्त जो है कहीं किसी जरूरत पड़ी तो ये लोग मशवरे भी देते हैं, और अपने वसाइल से जो कुछ भी हो सकता है मदद भी करें, जैसा कि उन्होंने कहा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि तुमको किसी की चीज की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। लेकिन अभी भी लोग हैं जो जरूरत के वक्त पे हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि अब वी हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग इंशाल्लाह। तो मैं अब जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रोग्राम को पहले तो इसको मैं